हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यह इस चैप्टर का 12वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 11 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हम बाकी के 11 पार्ट्स में ये सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि हिमनदीय प्रक्रियाएं यानी कि ग्लेशियल प्रोसेस से हमें कितने टाइप के हमें यहाँ पर लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि तरंग व धाराओं यानी कि वेव्स एंड करंट से हमें किस किस तरह के हमें लैंडफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में। हमारी जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पवन से हमें किस तरह के स्थल रूप हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो पवन है यानी कि जो विंड्स है उससे हमें अपर्दित स्थल रूप कितने टाइप को देखने को मिलते हैं। तो हमें देखिए 4 टाइप के हमें यहाँ पर स्थल रूप यानी कि लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पेडिमेंट्स क्या होते हैं और हमारी पदस्थली यानी कि पेडिप्लेन्स क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि प्लाया के बारे में। हम पढ़ेंगे अपवहन गर्त यानी कि डिफ्लेशन होलो पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे छत्रक यानी कि मशरूम के बारे में। चलिए फिर जानते हैं प्लाया के बारे में। तो देखिए, प्लाया को समझने से पहले आपको एक शब्द के बारे में समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बेसिन। चलिए जानते हैं कि बेसिन होता क्या है। देखिए, आपके सामने यह एक इमेज है, ठीक है। इन पहाड़ों के बीच वाले ये जो मैदान आप जो देख रहे हैं, इस मैदान को हम बोलते हैं बेसिन। तो यहाँ पर आप इतना क्लियर कर लीजिए कि जो पहाड़ों का जो बीच वाला जो मिड पोर्शन होता है यानी कि ये वाला पोर्शन जो बिल्कुल प्लेन होता है, इस प्लेन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, बेसिन। और बेसिन की लोकेशन कहाँ होती है, ये होती है पहाड़ों की ये जो श्रृंखलाएँ देख रहे हो ना आप, इन श्रृंखलाओं के जो बीच वाला ये जो पार्ट होता है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिन। चलिए फिर आइए जानते हैं प्लाया के बारे में। तो आपको समझ में आ गया कि बेसिन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। बेसिन पर्वतों के मध्य में स्थित होता है, ठीक है। बेसिन की लोकेशन कहाँ होती है, पहाड़ों के बिल्कुल मिड में इनकी लोकेशन होती है, जिसके कारण अपवाह इन बेसिन के बीच में इकट्ठा हो जाता है। चलिए समझते हैं कि अपवाह क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा जो अपवाह को हम क्या बोलते हैं, हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, ये होता है हमारा वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये जो बेसिन के अंदर ही हमारा वाटर बॉडी क्यों बनती है, पानी यहाँ पर क्यों जाकर के इकट्ठा होता है। तो देखिए, इसका जो सबसे बेहतरीन जो कारण वो ये है कि भाई जो पहाड़ों के ये जो ढाल होते हैं ना, इन ढालों पर ना तो हमारा पानी रुकता है और ना ही हमारे अवसाद रुकते हैं, ठीक है। अवसाद बोले तो मलबा। तो पानी अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बारिश होगी तो पानी यहाँ पर फ्लोट करके कहाँ पर इकट्ठा होएगा, ये इसकी घाटी में इकट्ठा होगा यानी कि यहाँ पर बेसिन में ही इकट्ठा होगा। अगर ऊपर से अगर पत्थर या फिर मलबा भी नीचे की तरफ गिरेगा तो ये कोई ढालों पर इकट्ठा नहीं हो जाएगा, बल्कि सारा मलबा नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इन बेसिन के अंदर पानी भी यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है और साथ में अवसाद भी यहाँ पर आके इकट्ठे होते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। बेसिन के किनारों से अवसाद बेसिन के मध्य में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण यह समतल मैदानों में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बार ये जो अवसाद ये जो शब्द है मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। अवसाद की मीनिंग क्या होती है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री, ठीक है। अब देखिए, जो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, तो जी देखिए, ये होते हैं कंकड़, पत्थर और चट्टानें, ठीक है, जो हमारे पहाड़ों पे से जो टूट करके आते हैं। तो देखिए, पहाड़ों पे से बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूट के आती है, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर भी आते हैं और यहाँ तक कि डस्ट भी आती है। तो इसके पूरे मिले जुले रूप को हम क्या बोलते हैं, अवसाद, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको सेडिमेंट्स। चलिए फिर इसको हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। तो फिर देखिए, होता क्या है कि अगर इन पहाड़ों पे से कंकड़ पत्थर या चट्टानें ऊपर से टूट के नीचे की तरफ आती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। तो ये सारे अवसाद भी कहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं, ये इस वाले पोर्शन में ही जाकर के इकट्ठे होते हैं, क्योंकि स्लोप पे तो किसी भी तरह का मलबा रुकता तो है नहीं। मलबा कहाँ रुकता है, जो हमारे जो अवसाद है, जो सेडिमेंट्स है, वो कहाँ पे आकर के रुकेंगे, वो हमारी घाटी में ही आके रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे प्लेन एरिया होता है, ठीक है।
जब कंकड़ पत्थर जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब यहाँ पर अवसाद यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अवसाद के इकट्ठे हो जाने के कारण ये जो एरिया होता है, ये एरिया किस में चेंज हो जाता है, ये प्लेन में चेंज हो जाता है। ठीक है जी। तो फिर हमारे जो बेसिन है वो प्लेन होने का कारण भी ये है कि जो हमारे जो कंकड़ पत्थर, जो चट्टानें जो टूट के ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, वो अवसाद यहाँ पर भर जाते हैं, जिसकी वजह से ये एरिया कैसा हो जाता है, प्लेन बन जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर जल की मात्रा ज़्यादा हो तो यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर आप एक शब्द को समझिए कि उथला क्या है। देखिए, ये जो उथला जो शब्द है, इसका मतलब होता है कि वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि मतलब कम पानी है। ठीक है, लेकिन पानी की मात्रा है यहाँ पर। अब जैसे कि आपके सामने ये जो आप बेसिन देख रहे हो, इस बेसिन के अंदर यहाँ पर पानी कैसा है, उथला है, यानी कि पानी है, ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन कम मात्रा में है पानी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बेसिन के अंदर वाटर इकट्ठा कैसे हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर वर्षा हुई होगी तो यहाँ पर पहाड़ों पे से पानी भी बह करके नीचे ही आया होगा। तो देखिए, पानी हो या फिर हमारे कंकड़ पत्थर चट्टाने हो, वो फ्लोट करके वो कहाँ पर आएंगे, वो मैदानों की तरफ ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो बेसिन हो इस तरह की आकृति का हमारा हो जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि प्लाया क्या है। तो प्लाया को समझने से पहले आपको बेसिन भी आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर बेसिन पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट हमारी लाइन प्लाया की डेफिनेशन के ऊपर ही होगी। तो इस प्रकार की जल झीलें को ही क्या बोलते हैं, प्लाया बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो इस तरह की ये जो आपको जो वाटर बॉडी जो इकट्ठी हो जाती है, या फिर जो इस तरह की जो झीलें हमारी होती हैं, ठीक है, ये झीलों की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए पहाड़ों के बीचों बीच। पहाड़ों का बीचों बीच मतलब कि जो श्रृंखलाएं होती हैं, इन श्रृंखलाओं के बीच में जो ये वाला जो खाली वाला पार्ट होता है, इसी को ही हम बेसिन बोलते हैं। इस बेसिन के अंदर जब कोई झील बन जाती है, ठीक है, या फिर किसी तरह की कोई वाटर बॉडी बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाया बोलते हैं उसे हम। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब प्लाया में अधिक वाष्पीकरण के कारण वह सूख जाता है, तब वहाँ लवण की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है। ऐसे मैदान को हम क्षारीय मैदान बोलते हैं। चलिए जी, अब देखिए आपके सामने ये जो बेसिन है, जिसके अंदर हमारी ये जो वाटर बॉडी जो बनी हुई है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाया बोल रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ पर वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर एवापोरेशन की एक्टिविटी जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, तो जिसकी मात्रा से ये जो झील है, ये जो तालाब है, ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। यहाँ पर पानी सूख जाने के कारण यहाँ पर जो हमारे जो खनिज थे, हमारा वो जो लवण था, लवण को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, जब यहाँ का पानी जब सूख जाएगा और यहाँ पर नमक की मात्रा, लवण की मात्रा, चाहे आप इसको लवण बोल लो आप, या फिर इसको सॉल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, जब ये पानी सूख जाएगा और यहाँ पर लवण की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसे मैदान को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के सूखे मैदान को हम बोलेंगे क्षारीय मैदान। ठीक है जी, तो फिर हम इसको बोलते हैं क्षारीय मैदान। चलिए फिर आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्लाया शब्द आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि प्लाया हम किसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं अपवाहन गर्त को, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेशन होलोज बोलते हैं। तो शायद इसके 7वें या 8वें वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि डिफ्लेशन किसे बोलते हैं, फिर भी हम इसको एक बार समझ लेते हैं डिफ्लेशन होता क्या है। तो देखिए, अपवाहन की प्रक्रिया के अंदर हवाएं सूक्ष्म कणों का अपरदन करती हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा जो डिफ्लेशन के अंदर हमारी हवाएं चलती हैं, समझिए कि डिफ्लेशन एक्टिविटी है क्या। देखिए मान के चलिए ये हमारे मैदान है और यहाँ पर छोटे छोटे कंकड़, धूल, मिट्टी यहाँ पर कुछ है। ठीक है, हमारे यहाँ पर हवाएं चल रही है और ये हवाएं इन छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों को अपने साथ लेकर के कहीं और लेकर के जा रही है। मान के चलिए ये जगह है ए, ये अपने साथ हवाओं की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो अपने साथ छोटे छोटे कंकड़, धूल और मिट्टी को एक जगह से लेकर के बी जगह पर अगर इसको लेकर के जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन कर रही है पदार्थों का, तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं, यानी अपवाहन बोलते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा जब हवाएं तेज चलती हैं तो वो अपने साथ काफ़ी सारी धूल और मिट्टियों को लेकर के चलती है ना। तो फिर ये जो एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, अपवाहन यानी कि डिफ्लेशन। तो फिर आपको पता चल गया होगा कि अपवाहन क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपवाहन की प्रक्रिया के कारण अपवाहन गर्त बनते हैं। तो फिर ये अपवाहन गर्त होता क्या है, इसको हम एक इमेज के माध्यम से हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, ये जो एक इमेज है, इस तरह का जो लैंडफॉर्म है, इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन होलोज। अभी देखिए बनते कैसे हैं। देखिए जब हवाएं चलती हैं तो अब हवाओं के अंदर वो सिर्फ छोटे छोटे ये जो धूल मिट्टी, जो आप ये मिट्टी देख रहे हैं ना, ये इन सिर्फ मिट्टियों का ही अपर्दन नहीं करती, बल्कि इसके साथ ही एक और काम करती है। वो काम क्या करती है, देखिए मान के चलिए कि ये हवाएं चल रही हैं, ठीक है। अब हवाओं के अंदर कुछ तरह के कण होते हैं। एक कण वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा बारीक कण होते हैं, ठीक है। दूसरे तरह के होते हैं जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो ये जो बारीक कण होते हैं सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हल्के होते हैं। और वहीं ये जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ये भारी होने की वजह से ये धरातल के बिल्कुल सरफेस एरिया पे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मान के चलिए ये एक चट्टान है, यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, ठीक है। अब इन हवाओं के अंदर जो छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो इन हवाओं की वजह से इन चट्टानों पर डायरेक्ट हिट करते हैं। इन चट्टानों के ऊपर क्या करते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं। तो डायरेक्ट हिट करने की वजह से यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पर छेद बन जाते हैं चट्टानों के अंदर। फिलहाल ये जो तरह के आकर यहाँ पे तो पूरी चट्टान ही खत्म कर रखी है, लेकिन ये जो हवाएं होती हैं, हवाओं के अंदर जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो हिट करते हैं। तो इस हिट करने की वजह से इस तरह के चट्टानों के अंदर क्या बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं छेद को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन होलोज हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआती अवस्था में अपवाहन की प्रक्रिया से चट्टानी धरातल में छोटे गड्ढे बनते हैं। अब ये छोटे गड्ढे कैसे होते हैं, मैं आपको एक यहाँ पर इमेज के साथ दिखाता हूँ। आई थिंक वो इमेज शायद है नहीं। चलिए जी, तो फिर मतलब कि आप इसी से समझ लीजिए कि ये तो पूरी चट्टान खत्म हो चुकी है। तो डिफ्लेशन होलोज के अंदर हवाएं कुछ इस तरह की हमारी स्थलाकृतियाँ बना देती है। इस तरह के गड्ढे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब पवन की गति बढ़ती है तब घर्षण के कारण उथले गर्त बनते हैं, जिन्हें वात गर्त ब्लो आउट हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है जी। देखिए मैं आपको यहाँ पर ब्लो आउट समझा देता हूँ। मान के चलिए कि ये पूरी हमारी चट्टानें हैं, ठीक है। अब इन चट्टानों से क्या हो रही है कि हवाएं इनके ऊपर हिट कर रही हैं, ठीक है। अब इनसे टकरा रही है। टकरा कैसे नहीं कि हवाओं के अंदर क्या है, मैंने आपको जैसे कहा था कि जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं, जब इन कंकड़ पत्थर इन चट्टानों से टकराते हैं तो इन चट्टानों में क्या करते हैं, छोटे छोटे गड्ढे कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं। इन्हीं गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं गड्ढों को हम ब्लो आउट भी हम इसको नाम देते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं वात गर्त को आगे चलकर इनका विकास होता है और ये केव्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो पूरी जो चट्टान है, इन चट्टानों में पहले छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। अब इन छोटे छोटे छेदों को तो हम ब्लो आउट बोलते हैं, लेकिन जब ये छोटे छोटे छेद जब बड़े होकर के एक पूरी गुफा बन जाती है, तब इनको हम क्या बोलते हैं, हम इनको केव्स बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लो आउट का जो डेवलप्ड जो रूप है, जो विकसित रूप है, वो क्या है, हमारा केव्स है हमारे। तो फिर अगर मैं आपको पूरे उसमें अपवाहन गर्त भी बता दूं, केव्स भी बता दूं, तो इनका मतलब क्या है। तो भाई देखो, इनका मतलब ये है कि एक बड़ी सी चट्टान होती है, हवाओं के अंदर छोटे कण भी होते हैं, बड़े कण भी होते हैं। जब इनके अंदर हवाओं के अंदर बड़े कण इन चट्टानों से टकराते हैं तो इस तरह के क्या बनते हैं, छेद बनाते हैं, ठीक है। और इस तरह की आप ये जो स्थलाकृतियाँ देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन होलो बोलते हैं। जब ये छोटे छोटे छेद स्टार्टिंग में होते हैं तो इन छोटे छोटे छेदों को हम क्या बोलते हैं, ब्लो आउट बोलते हैं। और जब यही छोटे छेद एक बड़े छेद का रूप धारण करते हैं, यानी कि इतना बड़ा छेद हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केव्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो फिर चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं मशरूम।
तो देखिए ये जो मशरूम भी ये जो बन रहे हैं, इनकी जो एक्टिविटी, इनकी जो प्रक्रिया है मशरूम बनने की प्रक्रिया भी ब्लो आउट के समान है और या फिर डिफ्लेशन होलोस के समान है। ठीक है, बस क्या है कि इसका शेप अलग है, इसका शेप मशरूम जैसा भी मशरूम की तरह बन कैसे रहे, बिल्कुल सेम स्टोरी है। यानी कि हवाओं के अंदर जब हवाएं किसी चट्टानों से टकराती हैं तो टकरा कैसे रही है, इन हवाओं के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। जब ये कंकड़ पत्थर जब इन चट्टानों से टकराते हैं तो इनकी कटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी इनको काटना शुरू कर देते हैं। जब चट्टानों की कटिंग किसके शेप में हो जाती है, इस मशरूम के शेप में हो जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मशरूम बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए इन चट्टानों के, इन लैंडफॉर्म के जो हमने जो नाम दे रखे हैं उनकी आकृति के हिसाब से दे रखे हैं। जैसे कि ये आकृति आपको देखने में कैसी लग रही है, मशरूम लग रही है, तो हमने इसको मशरूम नाम दे दिया। लेकिन इन सब की जो बनने की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे कि हमारे डिफ्लेशन होलोस बन रहे थे, ठीक है, जैसे कि हमारे ये ब्लो आउट बन रहे थे या फिर हमारी केव्स बन रही थी, इन सब की प्रक्रिया सेम है, तो वैसे ही हमारी मशरूम की भी प्रक्रिया सेम है। इसका नाम अलग क्यों है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो किसके बराबर है, वो एक मशरूम जैसी दिखती है। चलिए जी, फिर हमने देख लिया कि भाई इरोजनल लैंडफॉर्म हमारे किस तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे कि निक्षेपित स्थल रूप क्या होते हैं। निक्षेपित स्थल रूप क्या होते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मान के चलिए ए जगह है और ये बी जगह है, ठीक है, यहाँ से चीज़ों का अपर्दन शुरू होता है। ठीक है, अब इस जगह से हवाएं एक जगह से उठाती हैं और दूसरी जगह पर इसको ड्रॉप कर देती है। हवाओं ने जहाँ से उठाया उस जगह को हम बोल देते हैं अपर्दित स्थल रूप। हवाओं ने जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरी जगह पे जिन पदार्थों को छोड़ा उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई निक्षेपित स्थल रूप होता क्या है। जब हवाएं अत्यधिक गति के साथ चलती हैं तब सबसे सूक्ष्म कण सबसे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और उनका दूर तक परिवहन होता है। तो देखिए सिंपल सी आपकी साइंस है इसके अंदर। देखिए होता है क्या है कि जब हवाओं की जब गति बहुत तेज होती है, हवाओं की स्पीड जब बहुत तेज होती है, तो वो अपने पास जो सूक्ष्म कण, यानी कि हमारी जो सूक्ष्म कण बोले तो जैसे डस्ट हो गई, ठीक है, डस्ट क्या होती है, जो धूल होती है वो सबसे सूक्ष्म होती है। अब क्या है कि जब हवाओं की स्पीड ज़्यादा तेज होती है तो ये जो सूक्ष्म कणों का जो वजन है, जो वेट है, ठीक है, वो क्या है, वो सबसे कम होता है। तो सबसे कम हो जाने के कारण इनकी जो ऊंचाई होती है, ये काफ़ी ऊंचाई पर होती है। जो डस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, ठीक है, जिसके कारण इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो परिवहन होता है, वो काफ़ी दूर तक होता है। अगर हम इसके अपोजिट दूसरी चीज़ की बात करें, यानी कि हम बात करें कंकड़ पत्थरों की, ठीक है, कंकड़ छोटे छोटे पत्थरों की बात करें तो इनका आकार बड़ा होता है डस्ट के, अगर हम कंपैरिजन करें तो इनका आकार बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका वजन भी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा वजन होने के कारण ये जो हवाएं होती हैं ये कंकड़ पत्थरों को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाती। समझ रहे हो आप, ये ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाते और इनकी जो ऊंचाई होती है, इनकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं होती। इन कंकड़ पत्थरों की ऊंचाई होती कितनी है, मान के चलिए ये हमारा सरफेस है, हवाओं के साथ इन कंकड़ पत्थरों की ऊंचाई बिल्कुल ज़मीन के साथ ही रहती है। ठीक है, जैसे हवा हमारी नीचे इस तरफ फ्लो हो रही है, आप मान के चलिए ये पॉइंट ए मान लीजिए, ठीक है, और हवा की ऊंचाई एक ये मान लीजिए। तो हवा की इस वाली ऊंचाई में पॉइंट बी पर यहाँ पर तो होंगे हमारे डस्ट पार्टिकल्स और नीचे की तरफ हमारे क्या होंगे, यहाँ पर होंगे हमारे कंकड़ पत्थर, क्योंकि कंकड़ पत्थरों का वजन ज़्यादा होता है। अब होता है क्या कि हमारी ज़मीन के सरफेस पर कंकड़ पत्थर मान के चलिए फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, यह है हमारा सरफेस ज़मीन का और यहाँ पर कंकड़ पत्थर हवा के साथ फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हवा के साथ जब ये ज़मीन पर फ्लोट करते हैं तो ये कंकड़ पत्थर ज़मीन की चट्टानों से लगातार टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से जो ज़मीन की जो चट्टानें होती हैं वो कैसी पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साल्टेशन बोलते हैं हम इसको।
आप साल्टेशन की एक्टिविटी को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको डस्ट कहा था, तो डस्ट का साइज कितना होता है 0.001 से लेकर 0.1 mm तक हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ऊंचाई में ये बह रहे होते हैं। और वहीं अगर हम कंकड़ पत्थरों की बात करें तो इनकी जो इनकी जो मोटाई हो सकती है, इनका जो साइज होता है वो 1 मिलीमीटर या इससे कम का हो सकता है। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर हैं ये ऊंचाई में तो बहते नहीं है, ये कैसे बहते हैं, ये सरफेस से लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं। अब जब ये सरफेस से जब ये लगातार हिट करते हैं तो यहाँ पर होता है क्या, ये जो कंकड़ पत्थर ये जो आप देख रहे हैं ये ढीले पड़ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साल्टेशन, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि भाई साल्टेशन क्या होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब पवन की गति कम होती है उसी के अनुसार पदार्थों का निक्षेपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अर्थात सबसे पहले भारी पदार्थों का निक्षेपण होगा और सबसे बाद में सूक्ष्म कणों का निक्षेपण होगा। तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। देखिए हमारे ये जो सूक्ष्म कण है यानी कि जो 0.1 mm के जो शेप वाले जो कण हैं, ये हल्के हो जाने की वजह से ये सबसे दूर तक ट्रैवल करेंगे, यानी कि इनका जो डिपोजिशन होगा वो सबसे बाद में होगा। और वही जो हमारे जो 1 mm के जो हमारे जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर है, इनका वजन किसके कंपैरिजन में 0.1 m के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हवाएं इनको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाएंगी, जिसकी वजह से सबसे पहले जो निक्षेपण होगा वो सबसे पहले इन बड़े पदार्थों का होगा और सबसे बाद में जो निक्षेपण होगा उन सबसे छोटे पदार्थों का होगा। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे बालू टिब्बे, सैंड ड्यून्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सैंड ड्यून्स। होते क्या है, तो देखिए जहाँ पर हमारी जो रेत होती है, जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं जहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, मान के चलिए यहाँ पर इकट्ठे और एक तरह की स्थलाकृति, एक तरह का लैंडफॉर्म बनाते हैं, तो इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। लेकिन सैंड ड्यून्स काफ़ी टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि ये जैसे बरखान, सीफ, पैराबोलिक, ट्रांसवर्स जिसको हम अनुप्रस्थ बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य। अब ये देखिए ये जो बन रहे हैं, ये जो जितने भी जो टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स जो बन रहे हैं सिर्फ एक ही बेस पर बन रहे हैं, वो है इनकी शेप की वजह से। जैसे जैसे इनके शेप में बदलाव आता जाता है तो वैसे वैसे इनके नाम भी बदलते चले जाते हैं। जैसे कि आपके सामने एक इमेज है, ये हमारे सारे के सारे सैंड ड्यून्स हैं, यानी कि हमारे क्या है, बालू के टिब्बे हैं। इनके आकृति के हिसाब से ही इनकी जो नाम इनके चेंज हो जाते हैं। अगर हम किसकी बात करें, बरखान की बात करें, तो बरखान के शेप कुछ इस तरह के होते हैं जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम सीफ की बात करें तो सीफ के जो शेप होते हैं वो बिल्कुल किस तरह के होते हैं, वो आपको कुछ इस तरह के सीफ के आपको शेप देखने को मिलने। पैराबोलिक हमारे कुछ इस तरह के होते हैं, और हमारे जो ट्रांसवर्स होते हैं वो बिल्कुल कुछ इस तरह के लंबाई में इनके शेप्स होते हैं। ठीक है जी, हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं। तो इसके अंदर टाइप्स के अंदर बताने लायक कुछ ऐसा है नहीं, बस ये क्या है, इनके ये जो नाम ये जो रखे गए इनके सिर्फ आकृति के हिसाब से रखे गए हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सैंड ड्यून्स है इनका शेप किस तरह का है, इनके शेप के नाम पर ही शेप के डिफरेंस के कारण इनके अलग अलग तरह के नाम लिखे गए हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसा खास बताने वाला है नहीं। तो फिर हमारी आज की वीडियो यहाँ पर होती है ख़त्म। यहाँ पर वीडियो के साथ साथ ये जो हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर भी आज यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।